हमारे आदरणीय श्री कान सिंह जी निर्माण जोर की ढानी गोदाम कटरा थल सीकर से हैं। श्री निर्वाण जी का की छवि एक समाज सेवी, गोसेवक, कृषि विशेषज्ञ एवं प्रगतिशील किसान के रूप में है। आदरणीय निर्वाण जी अपने फार्म पर उन्होंने एग्रो टूरिज्म की गतिविधि संचालित करते हैं एवं वह एग्रो टूरिज्म के जनक के रूप में पहचान रखते हैं अपनी। और राज्य सरकार एवं केंद्र शासन की विभिन्न समितियों में सलाहकार के रूप में शामिल हैं। और विभिन्न राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं मीडिया हाउसों द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। ऐसे श्री निर्वाण जी का आज के मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित हैं। सादर वंदन, अभिनंदन। अपने उद्बोधन से सदन को सभी लाभान्वित करें। सभी भाई और प्रणाम। बहनों को मेरा जय गो माता, जय गोपाल। मित्रों, बहुत बढ़िया टीम बना रखी है। मैं भगवान सिंह जी और आप सब साथियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस देश में अब जिंदा और जागते लोगों को जिंदा और जागते होने का सबूत समय समय पे देना ही पड़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जितने भी साधक और साधना करने वाले लोग हैं वो सब शरीर पे अटके हुए हैं। इस शरीर से काम नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं शरीर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो शरीर कोई बड़ी चीज नहीं है, शरीर तो केवल माध्यम है। ठीक हमें क्या करना है, वो करना है मन को। और मन कैसे ठीक हो, इस पे मैंने 3 साल से शोध किया है। और मेरा शोध ये कहता है कि मनुष्य के मन को ठीक करने में सबसे बड़ा कोई योगदान है। सबसे पहले जो जरूरत है वो है देसी गौ माता की। आज मैं आप लोगों के बीच में, आप सब विद्वान और विदुषी लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गाय को नहीं समझा तो मनुष्यता समझ में ही नहीं आएगी। मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से भी कहा कि आप उन्नत भारत की बात करते हैं। भारत तो बना ही गांव से है, और गांव उसको कहते हैं जहां गाय होती है। इस भारत की धारा को समझना है तो आपको गाय समझनी ही पड़ेगी। मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? हाँ जी, जी जी आ रही है सर। जी जी। तो गाय समझनी पड़ेगी। अब गाय की उत्पत्ति की हम जहां तक सवाल करें, हमारे यहाँ जब भी सनातन में किसी की शादी ब्याह होती है तो लड़के और लड़की से उसका गोत्र पूछा जाता है। गोत्र का अभिप्राय, ये जाति और सबटाइटल जो बनाए हमने वो गोत्र नहीं है। गोत्र का अभिप्राय है कि समुद्र मंथन में 5 जो गाय आई, उन गायों में से गायों की सेवा के लिए 5 ऋषि समुद्र मंथन से हुए। उन ऋषियों के 250 और 500 के लगभग जो है, वो 250 पहले 250 बने, फिर और उपगोत्र बने। वो उनमें से तुम्हारा किससे संबंध है? ये जातियों के जो ठेकेदार जातियों के नाम से सनातन में जो वैमनस्य फैला रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि सनातन के जितने भी जो लोग हैं, भारत के जितने भी जो किसी भी पंथ और जाति को बिलोंग करते होंगे, उन्हीं 5 ऋषियों की संतानों में से एक है। सबका आपस में खून का रिश्ता है और मन का रिश्ता है। जाति श्रेष्ठ नहीं होती है, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और व्यक्ति की श्रेष्ठ से जातियां श्रेष्ठ बन जाती हैं। जाति प्रत्येक व्यक्ति के समाज का गौरव होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति पे गौरव करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। लेकिन जातिवाद बड़ा कलंक है, इससे सदैव बच के रहना चाहिए। तो 5 गौ माताओं की उत्पत्ति से गाय, घोड़ा और हाथी, ये तीनों चीजें जो प्राणी के रूप में धरती पे आए, और तीनों के तीनों समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुए। ईश्वर का मनुष्य की प्रजाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब गाय का हम वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करूं तो गो नाम सूरज की किरण का है, और पूरे ब्रह्मांड में
सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ कोई कृति बनाई है ईश्वर ने, तो गाय को बनाई है। गाय में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य को सबसे ज्यादा स्टोक करती है। वो सूर्य केतु नाड़ी जब गाय के शरीर में उतरती है तो उस पूरे वायुमंडल को आभामंडित करती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वर्ग की पहली सीढ़ी गाय है। गाय उतनी ही जरूरी है जितनी मनुष्य के लिए अपने सांस जरूरी है। बिना गाय के इस देश और धरा पर कोई आसाराम और रामपाल तो हुए होंगे, महापुरुष और देव पुरुष कभी नहीं हो सकता। यदि आपको भक्ति की पराकाष्ठा में जाना है, स्वर्ग का रास्ता खोलना है, तो हम कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, कितने भी योग साधनाएं कर लें, यदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में गाय नहीं है तो भगवान से रोज बात करने वाले भी नरक का ही द्वार देखेंगे। स्वर्ग में जाने की अपेक्षा करना शास्त्र के अनुसार अपराध है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। शास्त्र कहते हैं कि सर्वे भूमि गोपाल की, ये भूमि उसकी है जो गाय की शरण में रहता है, और बिना गाय की शरण में रहिए कोई भूमि रखता है तो वो शास्त्र द्रोही होता है। मित्रों, ये गाय जो है, इसके खुर खोज जहां रखे जाते हैं, मैंने अनेक बार देश के, दुनिया की किसी किताब में ये बात नहीं मिलेगी आपको। मैंने देश के अनेक साइंटिस्टों को अनेक बार कहा है कि गाय के खुर खोज जहां रखे जाएं, वहां दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट रोग लगा के दिखा दे उस धरती में, कभी नहीं हो सकता। जैसे जल पानी नीर अलग नहीं है, एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, वैसे गाय धरती और प्रकृति तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही है, तीनों की भाषा है। मैं कभी विद्यालय जाने का मेरा अवसर नहीं मिला, नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इन तीनों की भाषा जानता हूं। ये तीनों सजीव हैं, धरती, प्रकृति और गाय, और ये सब गाय के ही स्वरूप हैं। तो ये गाय का विश्लेषण है। अब मेरे पास में आजकल पीएचडी के विद्यार्थी खूब आते हैं यूनिवर्सिटियों से, और भी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पीजी करने वाले विद्यार्थी भी आते हैं। मैं अक्सर उनसे पूछता हूं, और हम यहां बैठे देश में सब लोगों का यही की प्रश्न है कि मनुष्य सबको जानता है। हम यहाँ बैठे हैं, उन आपस में भी जानते हैं, अपने परिवार को भी जानते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी जानते हैं। क्या हम अपने आप को जानते हैं? इसमें इतना लापालोप हो चुके हैं हम कि दुनिया को जानने वाले लोग अपने आप को नहीं जानते। मैं बच्चों से पूछता हूं कि तुम्हारा शरीर किससे बना है? कोई कहता हड्ड मांस से बना है, कोई कहता माता पिता से बना है, कोई कहता जाति से बना, कोई धर्म से बना। ऐसा नहीं है। कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है, और एकमात्र ऐसी प्रजाति है दुनिया की, कोई भी धरती का प्राणी कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी उत्पत्ति को नष्ट नहीं करता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रात और दिन अपनी उत्पत्ति को नष्ट कर रहा है, अपने आप को नष्ट कर रहा है, पांचों तत्वों को खत्म करने में लगा हुआ है। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? जब हम चमड़े का जूता पहनते हैं या कपड़ा पहनते हैं, वो फटते हैं तो कपड़े की रिपेयरिंग हम कपड़े से करते हैं, चमड़े की रिपेयरिंग चमड़े से करते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर जब डैमेज पड़ता है, कमजोर पड़ता है, बीमार पड़ता है, तो उसकी रिपेयरिंग जड़ी बूटी और दवाइयों से करते हैं। ये कौन सा विज्ञान है? मनुष्य जब बीमार पड़े तो उसकी रिपेयरिंग हमें निश्चित रूप से पंच तत्व से ही करनी चाहिए। और इस पंच तत्व के विज्ञान हमारे हजारों साल की परंपरा में रहा है। और आधुनिक युग में एक ऐसा ऋषि जिसका नाम बृजमणि जी है, उसने इस पंच चिकित्सा की नए रूप में खोज की है। और मैं एक बीच में जानकारी आपको शेयर कर दूं कि जितने भी असाध्य रोगी हैं, उनका 20 से 26 फरवरी जोरकी ढाणी गोधाम में प्राकृतिक जो प्रकृति की चिकित्सा है, प्राकृतिक जो पंच तत्व की चिकित्सा है, भी उस समय ये असाध्य रोगों को ठीक किया जाएगा। अब मनुष्य के मैं बारे में बता दूं कि पंच तत्व तो बना है, लेकिन आपका जन्म किस महीने में हुआ और किस समय हुआ,
उससे आपके जीवन में उस तत्व की तासीर बहुलता होगी, उसी तासीर की प्रधानता आपके जीवन में रहेगी। वो तत्व कम या घटेंगे, बढ़ेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, तो आपके जीवन में बीमारियां आएंगी। उन तत्वों को रंग से, धनिये से, मेथी से, बहुत सारी चीजों से उन तत्वों को वापस यदि आप मजबूत करेंगे तो दिनों में फैसला नहीं होगा, घंटों में और मिनटों में आपका शरीर जो है बॉडी कहना शुरू कर देगी। मैं कभी 25 पैसे की गोली दवाई नहीं खाता, 60 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैं पिछले दिनों छत्तीसगढ़ जा रहा था, 2 तारीख की घटना है। मैं मेथी का लाडू 4 बजे खाता हूँ, खा के मैंने भूल से ठंडा पानी पी लिया, मेरी छाती जाम हो गई और मुझे दूसरे दिन 103 का बुखार हो गया। शरीर का कोई अंग रजाई से बाहर निकालूं तो कंपकपी छूट रही थी, और मुझे हर हालत में छत्तीसगढ़ जाना था। मैंने एक अंगुली पे 2 मेथी के दाने बांधे और मैं कार से स्टेशन गया, स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के चला गया। 10 दिन की यात्रा करके कल रात को ही लौटा हूं। एक भी गोली दवाई नहीं, 15 मिनट में मेरी बुखार बुकुर सब ठीक हो गई, मैं एकदम टनाटन हो गया। ये एक प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही आप सब लोग इस विधा के डॉक्टर बन सकते हो, अपने परिवार का इलाज कर सकते हो, 7 दिन में अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हो और अपने आस पड़ोस के लोगों का इलाज करने वाले व्यक्ति बन सकते हो। अब मित्रों, जब मेरा 3 साल का शोध ये कहता है कि मनुष्य के शरीर में रोग नहीं होता, ये पाखंड फैला रखा है लोगों ने, ठगने वाले लोगों ने। इस देश में 2 ठग विद्याएं चल रही दुनिया में। एक तो जीवन को इजी बना करके पैसे कमाए जाए, जितने शोध और अनुसंधान हो रहे हैं दुनिया में, वो जीवन को इजी बनाने वाले हो रहे हैं। जबकि हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या कहती है कि इजी में विश्वास मत करो, अच्छे में विश्वास करो, क्योंकि इजी ठगती है और मनुष्य को बर्बाद करती है। अच्छा जीवन जो है उसकी मिसाल अलग होती है। तो इस अच्छे के लिए सबसे पहला, दुनिया में आजकल सब चीजों का इलाज हो रहा है। शरीर बीमार पड़ेगा, आईसीयू है, और ठंडी गर्मी होगी तो एसी और हीटर भी है। सवाल इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। शरीर के बीमार पड़ने की भी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत जिस विषय की है वो ये है कि मनुष्य का मन डावाडोल हो गया है, और इस मन को कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, पता लगा कि शास्त्र कहते हैं कि आप स्वाध्याय करें, साधना करें, योग करें, तपस्या करें, शास्त्र अध्ययन करें। लेकिन मेरे जैसे एक जंगली किसान का मन जो डोला हुआ है, मनुष्य की बुद्धि कहती है कि तू फला काम कर, मन कहता रहने दे। आप इतने ही लोग थोड़ी जाग रहे हैं देश में, लेकिन करना सब योग चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना सब चाहते हैं, लेकिन बुद्धि बिचारी बार बार कहती है, लेकिन मन डावाडोल हो जाता है। और दुनिया में हर चीज का इलाज है, इस मन का कोई इलाज नहीं है। इस मन का इलाज कैसे किया जाए, इस पे मैंने शोध किया। तो मुझे पता लगा कि शास्त्र अध्ययन, योग, साधना सब जरूरी है, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है वो मन को ठीक करने के लिए आपको अपना घर का वातावरण पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये सीमेंट की दीवारें 365 दिन 2400 घंटे नेगेटिव ऊर्जा छोड़ती हैं, और मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है ये। पहले हमारी परंपराओं में देसी गाय का घी सुबह शाम एक दीपक घर में जलता था। उसका विज्ञान ये कहता है कि जैसे ही गाय का घी अग्नि के स्पर्श में आएगा, जैसे ही अग्नि में प्रज्वलित होगी, तो वहां ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन से नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। सीधा साधा विज्ञान है। अब भूल से भी कोई दीपक जलाता है तो थैली के घी से जला रहा है, जो बहुत बड़ा अपराध है। केवल गाय के, देसी गौ माता के बिलौने का घी होना चाहिए। इसका रसायन है, इसके विज्ञान है। और जब भी हवन यज्ञ करें या घर में कोई प्रसाद करें, अरे यदि वो गोमय नहीं है तो भगवान को चढ़ाना अपराध है। शास्त्र कहता है कि गोमय के अलावा कोई प्रसाद हो ही नहीं सकता, भगवान को स्वीकार ही नहीं हो सकता। तो ये घर को पॉजिटिव बनाया जाए।
मेरा पूरा गेस्ट हाउस, मेरे पास में 50-60 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। दुनिया के अनेक देशों से, पूरे भारत से लोग 365 दिन लाइन लगा के आते हैं देखने और सीखने के लिए। मेरा ये मानना है कि ज्ञान सुना हुआ भूल जाओगे, पढ़ा हुआ भूल जाओगे, देखा हुआ कभी नहीं भूलोगे। 87% दुनिया में ज्ञान देखने से आता है, और उस देखने का मैंने एक मॉडल बनाया है जिससे सीखने और देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। उसमें हमने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपा है। जर्मन और जापान, 2 देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी गाय के गोबर की सुगंध से नहीं होते। मैंने 3 साल पे इस पे शोध किया, और मैं कहता हूं कि उनकी बहुत छोटी बात कह गए वो लोग। सबसे पहली बात, गाय के गोबर की दीवारों पे कोई हानिकारक कीटाणु बैठ भी जाता है तो रोग लगाने का सामर्थ्य खो बैठता है। और दूसरी बात, अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। भोपाल त्रासदी कांड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भोपाल त्रासदी कांड में जिनके घर में गाय के घी का दीपक जलता था और दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी, एक भी आदमी का बाल बांका नहीं हुआ। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा बिगड़ गया धरती पे, वो मनुष्य का मन है। और ये गोबर की दीवारें 365 दिन 2400 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा देती हैं। उसमें मन को जो है वो सकारात्मक होना ही पड़ता है, कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो। फिर मैंने एक सिस्टम दिया है। मेरा शोध ये कहता है, जब मैंने देश में भ्रमण किया, देखा तो हमारे ऋषि मुनि नदी किनारे जाते हैं, झरने पे बैठ के तपस्या करते हैं। क्यों? तो पता लगा उस झरने और नदी से एक संगीत निकलती है, वो रूह को परमात्मा से सीधा जोड़ती है। वही संगीत मैंने कृत्रिम रूप से जो मेरे फार्म पे डेवलप की, सामने एक हंस का बाज का चिन्ह लगाया, उस बाज पे बैठ करके उस संगीत को भक्ति और शक्ति के सानिध्य में, भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा, आज भी पाव घोड़े से नापा जाता है। सर्वांगीण विकास के पूरे ब्रह्मांड में 2 ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय और शक्ति का प्रतीक घोड़ा। जोर की ढाणी में मेरे फार्म पर मैं प्रकृति का मतलब केवल पेड़ पौधे नहीं मानता हूं। मेरे पास राजस्थान की श्रेष्ठ नस्ल की गौ माताएं हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, बिल्ली है, खरगोश है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ते हैं, सब तरह के, बहुत सारे तरह के पक्षी हैं, हजारों प्रजाति के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां हैं। इन सबको मैं प्रकृति मानता हूं, इनकी मैं शरण में रहता हूं। इस तरह से हमने एक बड़ा परिवार खड़ा किया और प्रकृति से जो है वातावरण को सकारात्मक किया। इस देश का दुर्भाग्य मित्रों ये है कि खाने की वस्तु और पौधे और कपड़े लोग सुंदरता से लाने लगे हैं। इस देश की विराट परंपराओं में ये चीजें सदैव गुणवत्ता से आती थी। आज हम भटक गए हैं। इस भटके हुए मनुष्य को मार्ग में लाने का आप जैसे सब जिंदा और जागते लोगों का कर्तव्य बनता है। नहीं जागेंगे, नहीं फैलाएंगे तो पाप के भागीदार हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई जो है कोई भी पुण्य का कार्य नहीं है। इसलिए मैं आप जैसे सभी भाई और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि वातावरण को शुद्ध बनाना ही पड़ेगा। उसका स्रोत एकमात्र देशी गाय है। दूसरा आता है खान पान। खान पान में आज 1 किलो अनाज आपके घर में जो आ रहा है, उसमें 1 करोड़ जीवों की हत्या हो रही है। आप सब लोग शाकाहारी हैं, लेकिन मैं एक को भी नहीं मानता हूं। कोई भूल से है तो अलग बात है। 1 किलो अनाज आपके घर में आता है, उसमें 1 करोड़ जीवों की हत्या जानबूझ के होती है, अनजाने में नहीं हो रही है। इस देश के किसान को इतना बड़ा गोची और पापी बना दिया, जो दवाई की दुकान पे जाके कहता है कि मुझे तू ऐसा जहर दे दे, ऐसी चीज दे दे तो देखते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए, खाते ही मर जाए। जबकि इस किसान की विराट परंपरा में किसान जब बीज का बिजोलिया भर के धरती माता से प्रार्थना करता था कि मुझे गाय के भाग का दे, कीड़ी मकोड़ी के भाग का दे, पशु पक्षी के भाग का दे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भला कर, अला बला को टाल दे, अपने बच्चों का अपना जिक्र तक नहीं करता था। दूसरों के परमार्थ की बात करने वाला देश का सबसे बड़ा ऋषि किसान, उसको इतना भटका दिया कि आज दर दर की भीख और ठोकरें मारता फिर रहा है। जो श्रेष्ठतम जीवन था, उत्तम खेती, मध्यम नौकरी और
मध्यम व्यापार और नीच नौकरी के शब्दों को उल्टा कर दिया। आज नौकरी श्रेष्ठ हो गई और किसान नीच हो गया। इसका बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। तो खान पान में मेरे यहां 1 किलो अनाज आता है तो 1 करोड़ जीव पनपते, तब 1 किलो अनाज आता है। 24 कैरेट जेनी जो कहते हैं कि बिना किसी जीव के हत्या, जो है मैं अपने आप को जो है 24 कैरेट जेनी समझता हूं कि मेरे यहां जीव मारने की कल्पना करना तक मैं अपराध समझता हूं। इसके बाद जो हम सबसे बड़ा जो नुकसान और सबसे ज्यादा हमने घटिया जो काम किया है, आप सब लोग सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे में किलो के हिसाब से नहीं, क्विंटलों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहे हैं। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक। आज इलेक्ट्रॉनिक यदि 6 घंटे बंद हो जाए या 6 दिन बंद हो जाए तो अणु और परमाणु को इस देश की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना प्रसारित और क्विंटलों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खाने वाले लोग शरीर से कितने डैमेज में एक शोध का विषय है, लेकिन मन से पूरे के पूरे समूल नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा है। खाना क्या चाहिए? खाना हमें ये चाहिए प्राण ऊर्जा। या तो मनुष्य प्रोसेसिंग अपने हाथ से करे या फिर बैल से चलाए हुए किसी सिस्टम से करे, दोनों ही हम कर नहीं रहे। तो प्राण ऊर्जा युक्त भोजन और गो आधारित खेती से उत्पन्न किया हुआ अन्न और पॉजिटिव वातावरण, ये जब तक मनुष्य के मन को नहीं मिलेंगे तब तक मनुष्य का मन डावाडोल रहेगा। और जिसका मन डावाडोल है, चाहे एक टांग पे तपस्या कर ले और शरीर को कितना भी साध ले, जाना तो नरक ही पड़ेगा। इसलिए रैदास जी जैसे महापुरुष को कहना पड़ा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन ठीक हो गया, सृष्टि ठीक हो गई। तो मित्रों, मूल जो बात निकल के आती है वो यही आती है कि हमें मन को ठीक करना है। और इसके लिए मैं जोर की ढाणी पर जो हमने जितने भी घर बनाए हैं, जितने भी कमरे बनाए हैं, वो सब के सब एक जैसा नहीं बनाए। हमने अलग अलग सोच से, अलग अलग विचार से, किस तरह से किस आचरण में बने। और 80% हमने खेत के मटेरियल से तैयार किया है। दुनिया में लोग घर बनवाते हैं, हमने बनवाया नहीं, बनाया है। और बनवाने में तो सिर्फ पैसे लगते हैं, और बनाने में पसीना लगता है, मेहनत लगती है। और उसी मेहनत और पसीने की सुगंध आज जोर की ढाणी में आने वाले गेस्टों को, मेरे मेहमानों को आकर्षित करती है। हमने प्रकृति का पोषण किया है। अनेक प्रजाति के पेड़ और सब तरह के जीवों का एक घाट पे पानी पीना, एक साथ रहना, ये गाय माता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मेरे पास जितने भी जो लोग आते हैं, मेरी दादी मुझे मरते वक्त 2 बातें कह के गए, मैं उनकी अनुपालना करने की भरपूर कोशिश करता हूं। मेरे पूरे सिस्टम में कभी किसी को कोई आईडी या कोई परिचय पत्र देख करके हमने नहीं रोका, क्योंकि हमारी चौकीदार गाय है। अरे गेरे नत्थु खेरे आदमी को गेट में ही नहीं आने देती। और न मेरे मोबाइल में लोग है, न मेरे घर की किसी अलमारी में कोई 150 रुपए पड़े, वो भी लोग नहीं है। और घर के किसी कमरे में लोग है ही नहीं। और न हमारे गेस्ट रुकने वाले अपने कमरे को लॉक करके जाते हैं। और आज तक किसी की एक कील भी खोई हो ये हमें याद नहीं है। और न यहां आने के बाद व्यक्ति नेगेटिव रहता है। तो हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो मेरी दादी कहती थी कि एक तो अन्न का गोला जो है ना, वो बारूद के गोले से बहुत भारी होता है। हम 365 दिन दादी जी के आशीर्वाद से कभी भी अकेले नहीं रहते। अन्न का गोला की आवाज पीढ़ियों तक सुनाई देती है, बारूद की तो किलोमीटर 2 किलोमीटर सुनती है। इसलिए आप अन्न की रोटी को कभी गिन के नहीं पोए।
जितने घर में अन्न खाएगा कोई आया गया, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। दूसरा, वो कहती थी कि यहाँ तेरे गेट में जो व्यक्ति आए वो यहाँ का मालिक होगा, क्योंकि जिस घर में जिस स्थान पे मनुष्य की खुरखोज पैर रखे जाएंगे, वो स्थान दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आने वाले मनुष्य तेरे यहाँ का मालिक है, तू चौकीदार समझना। उसी परिपाटी को मैं निभाता हूं। और दूसरी, आप लोगों के माध्यम से मैं एक अपील और करना चाहता हूं। इस देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और वो षड्यंत्र ये हुआ है मित्रों कि कैसे हुआ, कब हुआ, ये हमें पता ही नहीं चलने दिया। जो अपने घर में अपनी माता और बहनों से, अपनी परिवार, अपनी पत्नी से, अपने परिवार की महिला सदस्यों से जो परिवार घृणा करता है, उनको नष्ट करना चाहता है, उनको दो काम करनी चाहिए। पहला तो अपनी रसोई के अंदर जो है खड़ा प्लेटफार्म बना देना चाहिए, जो मेरे हिसाब से पूरे देश में लगभग बना चुके हैं लोग। ये खड़ा प्लेटफार्म बनाना इतना अपराध नहीं है जितना अपराध इसको स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ने से है। आप अपनी बच्ची का संबंध करने कहीं जाओ और उस घर में यदि रसोई में खड़ा प्लेटफार्म नहीं है, तो हमें एक बिजली का सा करंट लगता है और हम ये मानते हैं कि ये घर जो है बैकवर्ड है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो महिलाएं खड़ा खाना बना रही हैं, उनके सिस्टम को डैमेज होने से, नष्ट होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। सेकंड, ये कम्बोर्ड लेटरिन बाथरूम बना दीजिए। हमारे देश में महिलाओं में कभी भी डायबिटीज होता ही नहीं था, क्योंकि वो यूरिन पास बैठ करके करती थी। अब खड़ी करती हैं, डायबिटीज होगा। उकड़ू बैठ के खाना खाओ, ओकड़ू बैठ करके जंगल जाओ, आधी बीमारियों से आधा योग स्वतः हो जाएगा। हमारे यहाँ 365 दिन जीवन में योग था। ये सुबह से उठ करके योग करने की भारत की संस्कृति में जरूरत ही नहीं है। महिला उठती है, खुद चाकीज होती है, पति को बिलोना डाल के देती है, वो बिलोना करता है, फिर दोनों साथ जाकर के गोबर भारी और गाय का दूध निकालना करता है, और फिर खेत में काम करता है। इतना योग होता है मित्रों कि समझ में ही नहीं आता। हमारे तो श्वास श्वास पल पल में योग है। ये बाह्य योग की हमें जरूरत ही नहीं है जीवन को, यदि हम सही ढंग से, योग का अर्थ जोड़ना होता है, और जोड़ने का काम तो इस भारत का किसी कृषि किसान से बड़ा कोई ऋषि नहीं हुआ है। तो हमारे दिनचर्या में इस सिस्टम में सब बातें हैं। तो उसके हिसाब से हमने इसको चालू किया कि ये प्लेटफार्म खड़ा नहीं होना चाहिए, और घर में कम्बोर्ड लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ भोजन करने वालों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जो किसी कारण से बैठ नहीं सकते उकड़ू, उनके लिए हमने टेबल कुर्सी दी है, लेकिन बाकी के लोगों को हम उकड़ू बैठ के ही भोजन करवाते हैं। दूसरी जो बात, इसमें एक इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ जिसमें हमें लोगों को पता ही नहीं चला। आप कल्पना करें कि 52 के टेम्परेचर में रहने वाले लोगों को जूते और जुराब पहना दिया। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद कहती है कि आपका एडी फाबा जो है, टखने से नीचे का जो हिस्सा है, उसका पूरी बॉडी का संचालन होता है। उसको 52 के टेम्परेचर में दिन भर सड़ाया गलाया जाता है, और शाम का वो जूता और जुराब खोलता है तो भली कोई औरत हो घर की, वो बिना उसके पैर धोए उसको कमरे में नहीं जाने देगी। इतनी बदबू आती है। उस बदबू को अपने पैर के छिद्रों के द्वारा पूरी बॉडी और को पलवित और पोषित किया जाता है। उस बदबू के पलवित और पोषित बॉडी को मिलने से बॉडी कितनी गौरवान्वित होती है, ये आप महसूस कर सकते हैं। उस बदबू से हम अपनी बॉडी का कल्याण कर सकते हैं, बॉडी को निरोग रख सकते हैं। चाहे आप अमृत खा लें, सो योग कर लें, आपकी बॉडी और मन दोनों डैमेज होंगे। तो जूता और जुराब पहनना मैं बुरा नहीं मानता हूं,
लेकिन स्टेटस सिंबल के साथ पहना दिए, नहीं पहनोगे तो बैकवर्ड माने जाओगे। मैं पूरे देश में जूती पहन के घूमता हूँ। जूती के सबसे बड़े फायदे, कुर्ते के नीचे पहनो, धोती कुर्ते के नीचे पहनो, पैंट के नीचे पहनो, जब चाहे तब खोलो, जब चाहे तब पहनो। और सबसे जो बड़ी बात, आज भी जूती को मनुष्य अपने हाथ से बनाता है, उसमें प्राण ऊर्जा होती है। ये जूते चप्पल सब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से बनते हैं और इनमें नेगेटिव ऊर्जा होती है। हमें मित्रों अपनी जड़ों की ओर जाना ही पड़ेगा, पौधों से प्रेरणा लेनी ही पड़ेगी। पौधे पत्तियां बदलते हैं, टहनियां बदलते हैं, रूट्स नहीं बदलते हैं। और मनुष्य ने तो ठेके छुड़ा लिए हैं। मैं कहता हूं कि रोज हवाई जहाज में उड़ो, चांद पे प्लाट कटाने की बात आए तो सबसे पहले आप लोग कटाएं, लेकिन अपनी जड़ों को पलवित और पोषित करें, नहीं तो हम समूल नष्ट हो जाएंगे। हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी जड़ें हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें हमारे संस्कार हैं, और हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं डाली गई हैं, वो परंपराएं हमारा गौरव है। अब आप देखिए, आजकल एक बड़ी जोरदार रीत चली हुई है। हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा रही कि हम जब भोजन बनाते हैं तो पहले रोटी गाय के लिए बना करके उसको चौपड़ करके सहज सम्मान गृहिणी जो है गाय को वो रोटी जिमाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। वो ये है कि जब हम 1 किलो लड्डू लेकर के तो बालाजी, भैरव जी या गणेश जी के चढ़ा देते हैं 1 लड्डू, तो बाकी के लड्डू प्रसाद बन जाते हैं। से वो सोच इस एक रोटी में है। एक रोटी जैसे ही हम गाय को जिमाते हैं तो बाकी का आटा प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को खाने वाले लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद आजकल वो रोटी वो गृहिणी जो है अपने पति देव को खिला रही है। हमारी संस्कृति में गोमय खाना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन गाय का हिस्सा खाना बहुत बड़ा अपराध है, और वो हिस्सा वो गृहिणी अपने पति को खिला रही है। इसलिए इस देश में लोग गाय हो गए, अच्छी बातें कहने वाले मर्द गायब हो गए हैं, क्योंकि इस मात्र शक्ति ने मर्दों को गाय बना दिया है। इसलिए ये बड़ी भारी समस्या आ गई है। दूसरा, हमारे यहाँ आखिरी की रोटी कुत्ते की होती थी। वो कुत्ते की रोटी जो है वो गृहिणी खुद खा बैठती है। मर्द घर में घुसने से पहले आधे कपड़े गेट में ही फाड़ डालती है कि पूरे दिन का हिसाब गेट में ही दे दो। ये कला का मूल कारण जो है, जो जिसका हिस्से कान खाओगे वैसा आचरण करोगे। और यदि खुद नहीं खाती है तो बच्चों को खिलाती है। लोग कहते हैं भाई भाई कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तो जब अन्य कुत्ते के हिस्से का खाएंगे तो मनुष्य की तरह कैसे लड़ेंगे? मेरा कहने का अभिप्राय मित्रों ये है कि हमारी संस्कृति की विराटता रही है, जो अनुपालना, जो अनुशासन हमारे पूर्वज बना के गए हैं, जो नियम और कायदे बना के गए हैं, उनके पीछे संपूर्ण विज्ञान है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति की विराटता देखिए आप। हमारे यहाँ जो चौराहे पे ठीकरी लगाई जाती है ना, वो अंधविश्वास नहीं है, वो आडंबर नहीं है, वो संपूर्ण विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में बिना विज्ञान के कुछ है ही नहीं। दुर्भाग्य हमारा है कि उस शोध को बिना शोधे हुए, बिना जांचे हुए, इस आधुनिकता के चक्कर में हमने उसको अंधविश्वास घोषित कर दिया है। हमारे यहाँ तो मातृशक्ति जो टिक्की लगाती है, जो मांग भरती है, उसमें भी संपूर्ण विज्ञान है। मैं पिछले साल फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन के डिब्बे में आ रहा था, उसमें तो सभी सुभ्रांत और विदुषी महिलाएं बैठती हैं। तो एक मातृशक्ति ने साइड में मांग भर रखी थी। मैंने उनसे कहा कि बहन जी पीछे क्यों नहीं भरी आपने? तो भड़क गई, कहने लगी कि आप जैसे जो है
महिलाओं की उन्नति से जलते हैं। नहीं मित्रों, आज एक अवधारणा फैलाई जा रही है कि ये युग महिलाओं का है। सनातन की विराट परंपरा में कभी भी ये युग, कभी कोई युग महिला और पुरुष का रहा ही नहीं हमारे यहाँ। न हमने कभी महिला को प्रधानता दी, न पुरुष को दी। ये सनातन तो सदैव से परिवार प्रधान रहा है। महिला से दिन में कोई आके घर में पूछता है कि फला काम कैसे करना है, तो मातृशक्ति कहती है शाम को बात करके बताएंगे। पुरुष को बाजार में, दिन में, घर में, खेत खलियान में कोई व्यक्ति जाके पूछता है तो कहता है कि शाम को घर में बैठ के बात करके बताएंगे। निर्णय दोनों का होता है। और आज भी मैं दावे से कहता हूं, जिस परिवार में एकल निर्णय होता है, चाहे पुरुष ले चाहे स्त्री ले, वो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप सदैव ध्यान रखें कि निर्णय परिवार प्रधान होना चाहिए, परिवार का निर्णय होना चाहिए। इस देश की ये विराट परंपरा रही है। मैं पिछले कुछ सालों से काफी विषयों को लेकर के काम किए और गाय आधारित खेती और गाय आधारित जीवन पद्धति ही इस मनुष्य और सृष्टि को बचाने का सामर्थ्य रखती है। एक गाय से आप 30 बीघा जमीन में बम्पर फसल ले सकते हैं। इसका संपूर्ण विज्ञान है। ये कुछ चीजें इस देश में भ्रांति पूर्वक फैलाई जा रही है कि पौधा पानी जड़ से। आप भी यहां बैठे सबके मन में है, पौधा लगाते हैं, एक बड़ा खड्डा करते हैं, पानी से भर देते हैं। पौधा पानी जड़ से लेता ही नहीं है, केवल जड़ से नमी लेता है। और 98.5% खुराक पौधा बिना किसी मानवीय सहायता के अपनी संपूर्ण खुराक प्रकृति से लेता है। केवल 1.5% खुराक ही जमीन से लेता है। और उसके लिए इतने अत्याचार, इतने पाप ये आधुनिक विज्ञान हमसे करवा रहा है। सबसे बड़ा गोची और सबसे ज्यादा भटकने वाला प्राणी किसान को बना दिया गया है। जो संपूर्ण विज्ञान था, उत्तम खेती इसीलिए कहा गया कि सृष्टि के सब जीवों को पालन करने वाला, श्रेष्ठ राज चलाने वाला, राज को दान देने वाला, आज तो भिखारी बनकर के कभी सब्सिडी मांग रहा है, कभी लोन माफ मांग रहा है, कभी बीज मांग रहा है। जो लेना जानता ही नहीं था, देना जानता था। कितने बड़े षड्यंत्र से उसको दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भिखारी बना दिया गया। इन सब बातों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। अब भारत में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे हुए को समझ करके लोगों को समझाने की जरूरत है। गाय के बिना हम नहीं बचेंगे, ये मानसिकता पक्की समझ लीजिए आप। गाय सृष्टि की रचयिता है, सनातन की नहीं है, भारत की नहीं है। ये सृष्टि का नाम ही दूसरा नाम गाय ही है। बिना गाय के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। हम 40 साल में थक गए ना, हम 40 साल में अंत आ चुका है, धरती बांझ हो चुकी है। मैं कई बार साइंटिस्टों के बीच मेरे उद्बोधन होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे उत्पादन की सीमाएं लास्ट आ चुकी है, तुमने क्वांटिटी जो बढ़ानी थी बढ़ा चुके हैं। इन्होंने एक अवधारणा फैलाई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मीटिंग थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले बुलाया, बात हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि सर, इन साइंटिस्टों ने एक भ्रांति फैलाई देश के किसानों के बीच में कि उत्पादन बढ़ा ले तेरा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। हमने उत्पादन को 1 गुना से 10 गुना तक ले गए, फिर भी हम रोते फिर रहे हैं। इन्होंने उत्पादन तो बढ़वाया लेकिन हमें गोची और पापी भी बना दिया। और गोची पापी बनाने के साथ साथ हमारे जो लागत मूल्य है उनको भी हमारी उत्पादन से ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। इस लागत मूल्य को कैसे घटाया जाए, इसका श्रेष्ठतम मार्ग गाय है। इसलिए इसको हमें देखना पड़ेगा, गाय को समझना पड़ेगा। और ये गाय आप नहीं समझाएंगे तो देश नहीं समझ में आएगा।
तो वो लागत मूल्य कैसे घटे, इसका संपूर्ण विज्ञान है। इसके लिए किसान के खेत में आपको स्कूल खोलना पड़ेगा। किसान ही किसान को पढ़ाएगा। किसान की हालत मित्रों ये हो गई है कि किसान को मैं हनुमान जी जैसा मानता हूं, लेकिन आज मैं सरकारों से भी कहता हूं कि किसान को दान मत दो, किसान ज्ञानहीन हो गया, ज्ञान दो। और ज्ञान आपके तथाकथित साइंटिस्टों से मत दिलाओ, जो खुद रट करके पास हो रहे हैं, नकल करके पास हो रहे हैं। 4 किताबें दूसरों की लिखी भी उनको रट रहे हैं। वो रट करके जो पास होते हैं वो तो साइंटिस्ट कहलाते हैं। और जो प्रकृति से बात करना जानता है, धरती से संवाद जानता है, गाय की शरण में रहता है, वो अज्ञानी और मूर्ख हो गया है। इससे बड़ा कोई अभिशाप, इससे बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं है। इस शब्द किसान के लिए काम में लेने लगे तथाकथित साइंटिस्ट। मैं अक्सर कहता हूं साइंटिस्ट हमसे कोई अलग नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि किसान जो खेत में शोध करता है, जो प्रैक्टिकल करता है, उसको आप लैब में स्थापित कर दीजिए, लैब में प्रमाणित कर दीजिए। आप दोनों का चोली दामन का साथ हो जाएगा। अब आप अंग्रेजी बोल करके और गुटर पुटर से देश के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो, नहीं बनेंगे। न किसान बनेगा, न देश के लोग बनेंगे। इसलिए अब आपको समझना पड़ेगा और ये पाप मुक्त खेती से पिंड छुड़ाना पड़ेगा, कि पाप युक्त खेती से पिंड छुड़ाना ही पड़ेगा, पाप मुक्त जीवन बनाना पड़ेगा। तो इसका पूरा सिस्टम मॉडल मैंने जोर की ढाणी में खड़ा किया है। आप कभी भी देखना चाहें, समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं सोचता हूं कि बातें तो आप घंटों तक, दिनों तक करें तो इतना मैटर मेरे पास गाय माता के आशीर्वाद से पड़ा है। लेकिन आप में से अपने इस कार्यक्रम को परिवार के सदस्यों की तरह बात करें। ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। और मैं अक्सर मेरे किसान साथियों से, किसान मित्रों से और मेरे से जुड़े हुए जो हजारों लाखों की संख्या में मेरे इस मोबाइल में करीब 1.25 लाख लोग बैठे हैं पूरे देश और दुनिया से, मैं अक्सर लोगों मित्रों से कहता हूं कि ज्ञान कहीं लेने की जरूरत नहीं है। 10-20 आदमी एक जगह इकट्ठा होना सीख जाओ। ये आपने जो परंपरा डाली है वो विराट परंपरा है। इतना बड़ा पुण्य का काम है कि इसमें कहीं बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप हम सब जो 30-35, 40, 50, 100 लोग जितने भी आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यदि वो आपस में भी अपने ज्ञान को बांटते रहें तो हम जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। सब में कोई ना कोई विशेषता है। जितने जो लोग बैठे हैं वो इतने जीवट और जिंदा लोग बैठे हैं कि बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए हैं। उन विशेषताओं को बाहर निकालें, लोगों में शेयर करें, आपस में आदान प्रदान करें, हो गया कल्याण। किसानों से भी कहता हूं कि तुमसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें जामवंत की जरूरत है। हनुमान जी से कहा कि तुम्हें लंका जाना है तो हाथ पैर फूल गए, करने लगे इतना लंबा कैसे जाना पड़ेगा। तो जामवंत जी ने कहा कि तू उल्टा जाएगा तो बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि उसकी शक्तियों का एहसास उनको कराया गया। वही एहसास आज जामवंत बन के कोई किसान को कराए तो किसान इस देश को श्रेष्ठ बना सकता है। मित्रों, ये मेरा मानना, भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि दुनिया का सिरमौर भारत को 3 विधाओं से बनाया जा सकता है। न ये भारत कल कारखाने से दुनिया का श्रेष्ठ बनेगा, न सेना से बनेगा, न किसी और सिस्टम से बनेगा। भारत के श्रेष्ठ बनने के इतिहास को उठा के देखेंगे तो 3 विधाओं से देश श्रेष्ठ बना है: आयुर्वेद, शिक्षा और कृषि। ये 3 हुनर यदि भारत में पुनर्स्थापित हो गए तो दुनिया का श्रेष्ठ देश, दुनिया की सर्वशक्तिशाली देश भारत बनेगा, सबका राजा बनेगा। ये 3 चीजों पे हमें काम करना है। तो इसमें जब आप देखेंगे कि इन सब बातों को देखने और सीखने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ज्ञान को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, हनुमान जी की तरह अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना पड़ेगा। तो इस सरकारें जो हैं, बार बार कहने के बाद भी कुछ लोग इतने षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। उनको बार बार कहा गया है कि आप ये दान मत बांटो, मत करो, हमें कोई जरूरत नहीं है। किसान के खेत में किसान की पाठशाला हो, किसान ही किसान को पढ़ाए। अरे एक मॉडल दिखाए कि देख ये कर सकता है तू भी।
जब मैं प्रधानमंत्री जी से पहली बार मिला तो उनसे मैंने कहा कि आप दुगनी में कहाँ अटके हुए हैं, क्या नारा लगा रहे हैं किसान की आय दुगनी करेंगे, उस पर भी लोग मजाक कर रहे हैं। मैं तो 10 गुने के रास्ते जानता हूं, और केवल जानता नहीं हूं मित्रों, उन रास्तों पे मैं चल भी रहा हूं और लोगों को सिखा भी रहा हूं। कर्मठ और जिंदा आदमी जितना चाहे उतना कमाए, आज जैसा युग कभी नहीं हुआ है। आर्थिक स्वावलंबन का इससे श्रेष्ठ युग हजारों साल के इतिहास में नहीं हुआ है। इसलिए आप अपने पे गौरव करें, गर्व करें, आप अपनी जाति पे गर्व करें। जिस भी जाति भगवान ने देके भेजा है, मैं तो अक्सर कहता हूं कि जब बाटा का बेटा जो मोची का काम करता था, वो बाटा को श्रेष्ठ कंपनी बना सकता है, और वो भी मोची के काम को, तो हमारे दूसरे भाई बहनों में हीन भावना क्यों आए? मेरे से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो मैं गाय का गोबर डालता हूँ, घोड़ियों की जो है मैं लीद डालता हूँ, और बहुत सारे जो जितने भी साफ सफाई के काम सब करता हूँ। तो लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, आप ये कर रहे हैं क्यों भाई? मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसानी करता हूं, तो मैं कोई किसी मरे हुए जानवर की चमड़ी थोड़ी उतार रहा हूं, मैं मेरे कार्य से हटके थोड़ी कर रहा हूं, मैं मेरे कर्म को कर रहा हूं, पर मुझे इस पे गर्व है। मुझे गोबर हटाने में, गोबर डालने में, गोबर में हाथ करने में कोई हीन भावना नहीं है। क्यों हो? मेरी सदैव की परंपरा है, मेरे पूर्वजों ने जो काम किया वो मैं करूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा? कभी नहीं। मैं उसको श्रेष्ठतम करना चाहता हूं, ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता हूं, जिनसे आने वाली पीढ़ियां इस पे गर्व करें और उसको आगे बढ़ाए। अब आप दुर्भाग्य देखिए, आजकल एक विराट परंपरा चली है, हम दो, हमारे दो, एक को कोई आता है ले जाता है, और एक कोई कोई आती है वो ले जाती है, और बुढ़ापे में अकेले बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने बहू के हाथ की रोटी नहीं खाए, पोते पोती छाती पे नहीं खिलाए, उसको बेटा नहीं पालना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए। 9 महीने पेट में घसीटे, 25 साल तक कलेजे में लिए फिरे, और 26वीं साल को देखने को तरसे, और दोष बच्चों को देते हैं। नहीं, बहुत बड़े गुनहगार हैं हम, बच्चों का कोई दोष नहीं है। हमने बीजारोपण ही ऐसा किया, हमने बीज आंकड़े का, धतूरे का डाला और फल आम की अपेक्षा करें, तो ये तो अपराध है। इसलिए आप बीजारोपण सही करें, और अपना व्यवसाय जो भी आपने चुन रखा है, जहां तक संभव हो उनको अपने ही व्यवसाय में उतारें। मेरे मैं पर्सनल जीवन के बारे में आप लोगों से निवेदन करूंगा, जब प्रसंग चल गया तो। मेरे 3 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा देश विदेश घूमा, मैंने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि मैं जयपुर की सबसे टॉप कॉलेज है बीबीए, वहां से किया, एमबीए करने अमेरिका जाऊंगा। मैंने कहा फिर आखिर के गाय घोड़े और यही संभालूंगा। मैंने कहा फिर आप कहीं घूमो फिरो आराम से, और जब आपको लगे कि अब जिम्मेदारी ओढ़नी है उस दिन आके संभाल लेना। उसके बाद सेकंड नंबर का बेटा जो है, अभी यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वहां से वो कबड्डी, यहाँ नेशनल कबड्डी खेल के गया है, और वहां की टीम से कबड्डी खेलेगा। 6 फुट 2 इंच हाइट है। गाय माता के दूध के अलावा किसी चीज का उन्होंने सेवन नहीं किया। उससे छोटी बेटी है जिसने 12th 94% से पास किया और क्लेट क्लियर किया और लो कर रही है। और चौथे नंबर का जो बेटा है वो 18 साल का हुआ है, और कॉमर्शियल पायलट का उसने अभी कोर्स करके कॉमर्शियल पायलट बनना है। ये सब गाय की करामात है। मैंने तो पूछा ही नहीं वो कौन सी स्कूल में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उनकी रखवाली, उनके संस्कार ऐसी गौ माता ने हमारे यहाँ बख्शिश की है। मेरे पास 50-60 गौ माताएं हैं, उनकी मैं शरण में रहता हूँ। घोड़ा और बाकी के जीवों को पालना मेरा शौक है, क्योंकि पॉजिटिव वातावरण बनाने के बिना इस संस्कारों का निर्माण होगा नहीं। तो मित्रों, मैं आप में से जितने जो विद्वान और विदुषी जो जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को लेकर के कोई शंका है, बीच में मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न लेना चाहता हूं। जितने जितने भी प्रश्न आएंगे वो मुझे गौरवान्वित करेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं,
आप बात को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपन एक बार कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप में से जिन भी सजन का प्रश्न हो वो निश्चित रूप से सामने रखें, हम आपस में उसका समाधान खोजेंगे, उस पर बात करेंगे। जी आदरणीय, बहुत सुंदर प्रसंग, और आपने जो सारी चीजें कही है निश्चित रूप से भारत को समृद्ध बनाने की ओर आगे बढ़ेगी। मैं इसी कड़ी में सबसे पहले हमारा जो हैंड रेज हुआ है बी से बने सिंह आर्य जी, आदरणीय बने सिंह आर्य जी, ये गौपालक है हमारे आगर मालवा से, और आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। आदरणीय बने सिंह आर्य जी सर। जी आदरणीय प्रणाम। हमारे गो जी तीर्थ, प्रणाम। हमारे मालवा की धरती गोब्याण में आप पधारे थे, अपना परिचय भी हुआ था। ऐसे बातचीत तो पहले बहुत जी चली हुक्म। अपनी, पर व्यक्तिगत परिचय भी हुआ था, आप पधारे थे जी। जी हुक्म। मेरा तो यही क्वेश्चन है कि बिना गौ माता के इस राष्ट्र को समृद्ध शक्तिशाली बनाया जा सकता है क्या? कल्पना भी नहीं की जा सकती। गो विज्ञान, आपको पशु हरिद्वार विज्ञान जाना है तो हरिद्वार वाली बस पकड़नी पड़ेगी। आप दिल्ली, आप जो है गुजरात वाली पकड़ेंगे तो हरिद्वार नहीं पहुंचेंगे। नहीं बनाया जा सकता तो अपने देश के जितने भी कर्मकांडीय पंडित है, पुजारी है, इन्होंने जो पहले गाय आधारित खेती और कथा वगैरह से लेकर के सारी चीजें का मार्गदर्शन ये लोग करते थे, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्की सी जो अभी मतलब एक धूल की या कुछ धूल की परत चढ़ गई, उसको फटकार लगा करके सभी पंडितों को सरकार के द्वारा या अपने संस्था के द्वारा आदेश दे दिया जाए कि आप कर्मकांड में गाय माता को पहले स्थान पर रखिए, पूजा के स्थान पे, यज्ञ के स्थान पे, खेती के स्थान पे, हर जगह वही जो महत्व था वो अगर लागू हो जाए तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या यह सही है? नहीं, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं आपसे हुक्म जी कि जिस मंदिर में गाय नहीं है उसमें माथा ही मत टेको, जाओ ही मत। जी जी, बहुत सुंदर। वो मंदिर है ही नहीं। जी 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 वो शमशान घाट से भी ढूंढा है जिस मंदिर में गाय नहीं है। जी अब जी, आपको अति मैं सत्य। बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। आपने बहुत शानदार बात कही है। जी हमारे देश की जितने भी श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम लेकर के जो गांव के ढाणी और खेत में भी जो मंदिर खड़े हैं, जी उनकी जो भी मूर्ति है, चाहे पत्थर की है, चाहे लोहे की है, चाहे धातु की है, चाहे वो लकड़ी की है, उनको सबको इसके मलमूत्र से धोया जाता है। जी जी और मलमूत्र का इतना सामर्थ्य है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, मनुष्य की नहीं, भगवान की। जी जो मलमूत्र एक पत्थर में भगवान लाने का सामर्थ्य रखता है, उसके घी दूध की कोई अपेक्षा करे कि क्या कर सकता है? इसलिए जीना है तो गाय का घी पीना ही है, और कोई चारा नहीं है। और मैं आपको, आप सब विद्वानों के सामने एक बात और दावे से कहता हूं, कोरोना काल में मैंने पूरे देश को चैलेंज देके कहा कि कोई गाय पालने वाला, ठंडी रोटी रात की सुबह खाने वाला, इस देश में कोई एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो, उसका नाम बता दो, मैं इनाम दूंगा। जी 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 शास्त्र कहते हैं कि गाय जहां होती है वह अनहोनी होती नहीं है, कभी नहीं हो सकती। गाय अनहोनी को अपने ऊपर लेती है। इतना सामर्थ्यवान प्राणी धरती का, जो भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष को कहना पड़ा गाय मेरे आगे गाय मेरे पीछे, वो भगवान की भी भगवान है। ये मनुष्य के जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन ये देश सोने का शेर बन जाएगा। गाय इसलिए माता उस उसके मंदिर में जाओ ही मत। मैं तो आंख उठा के नहीं देखता, चाहे स्वयं भगवान वहां बैठे बैठे नृत्य कर रहे होंगे, मुझे नहीं जरूरत है जहां गाय नहीं है। बहुत नास्तिक सा व्यक्ति हूं। 33 कोटि देवताओं को ढूंढता और मानता हूं, तो किसी मंदिर और किसी और जगह पे नहीं, मैं तो उनको गाय में ढूंढता हूं। मंदिर निश्चित रूप से हमारे कल्याणकारी मारे गए, मंदिरों की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। वो हमारे पूर्वजों ने एक ढांचा सिस्टम समझाया, वो ढांचा सिस्टम हमारे आज भी मंदिर का जो मंदिर की जो संरचना है वो मनुष्य के शरीर के अनुरूप है। निश्चित रूप से वो कल्याणकारी मारे गए, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन वो बिना गाय के सूर्य और शमशान घाट हैं। ब्राह्मण बिना गाय के कोई है तो जीन से ब्राह्मण होगा, उसको घर में बुला करके कभी पूजा पाठ मत करो, कोई अर्थ नहीं है उसका। ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण और ब्रह्म को बिना गाय की सृष्टि में कोई जान ही नहीं सकता। इसका प्रमाण देखिए आप।
हमारे देश में भूखे से भूखा ब्राह्मण से रोज आटा मांग के लाए, तन पे कपड़ा नहीं हो, छप्पर पे फूस नहीं हो, लेकिन घर में गाय होती थी, क्योंकि बिना गाय के कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता था। इसलिए हमारे आदरणीय और पूजनीय था वो। जी और जी मैं आदरणीय, तो, बिल्कुल। हमारा जो वाल्मीकि समाज है उसके घर में गाय बंधी है, तो मैं उसके यहाँ भोजन और पानी पीना मेरा गर्व समझता हूं, और जिस ब्राह्मण के घर में गाय नहीं है उसके यहाँ पानी पीना हराम समझता हूं। बहुत सुंदर आदरणीय। अगले कड़ी में हमारे आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी हैं। आप नर्मदापुरम से हैं, आप अपना प्रश्न करें मेहरा जी। जी ओम। सदन ओम को सब। नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर, और हमारे इस योगाहार में निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष आते हैं और जो हमें बताते हैं। कल हमारी चर्चा में एक बात आई थी कि हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, और अब हमारा किसान इस आत्महत्या से कैसे बचे, और उनकी जोत अब हो गई है छोटी, और छोटी जोत में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे, इसको आप थोड़ा समझाने की कृपा करें जी। ओम। बहुत सुंदर बात। मैं आपको एक बहुत राज की बात बताता हूं। मैंने देश का जब भ्रमण किया तो मैं एक बार महाराष्ट्र के भ्रमण पे था और गुजरात के भ्रमण पे था। मैंने वहां देखा कि महाराष्ट्र में जब किसान बैल को हाँकता है तो उसके पास एक लकड़ी होती है, और उस लकड़ी में लोहे की कील रखता है। वो कील बार बार बैल के चुभोता है। फिर उस यात्रा को मैं मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश में भी वही प्रोसेसिंग हो रही थी, वही कील थी, वही लोहे की कील जो है बैल के चुभाती है जब हल जोतता है या गाड़ी चलाता है। लेकिन जब मैं बिहार में गया तो वो प्रोसेसिंग नहीं थी। बिहार के किसान के बैल की लकड़ी हाँकने वाली लकड़ी में लोहे की कील नहीं थी। मैं जब कहता हूं कि गाय और बैल जिस घर में होते हैं उसमें अनहोनी नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में मैं जिन घरों में गया उनमें कई कच्ची मौतें हुई थी। तो मेरे पूरे ब्रेन में झंझोड़ हुई कि ये बात क्या हुई। मैं 3 दिन एक गांव में रुका, उसमें काफी मौतें हुई थी। मैंने नौजवानों को इकट्ठा करके पूछा कि कारण क्या है। उस वक्त मुझे स्कील का पता नहीं था। तो 2 कारण निकले। एक तो आज भी वहां बैलगाड़ी जो बैरिंग नहीं है, बहुत ताकत कराते हैं बैलों को, वो तो इतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन उस लोहे की में, लकड़ी में लोहे की कील चुभोना, शास्त्र कहता है कि बैल को लोहे का स्पर्श ही अपराध है, और वो कील चुभोना कितना बड़ा गोची का काम है। आप पूरे सर्वे देख लें, सबसे इन सब राज्यों से सबसे गरीब राज्य बिहार माना जाता है। एक भी किसान भूल से भी आत्महत्या नहीं करता है। राजस्थान इन सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों में है, लेकिन एक भी किसान राजस्थान का आत्महत्या नहीं करता है। और ये सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले बैलों से खेती करते हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार बैल पे करते हैं, इसलिए आत्महत्याएं करते हैं। ये तो मैं इसका धार्मिक विश्लेषण बता रहा हूं। और रही बात छोटी जोत की, छोटी जोत में किसान को बैल की खेती पे आना पड़ेगा। बैल के खुर को जहां रखे जाएंगे वहां धरती पे दुनिया का कोई साइंटिस्ट रोग नहीं लगा सकता। एक परिवार में जितनी जोत है, 4-5 भाई मिलकर के 2 बैल पालें, 1 बैल पालें, बैल कभी भारी नहीं है। तो वो खेती बैल से करे, बैल के गूंत गोबर से खेती करे। इसके लिए कभी भी कोई व्यक्ति चाहे 6 महीने रह के सीख के जाए, चाहे 2 महीने रह के सीख जाए, जो खुद खेती करना चाहता है, खेती इस तरीके की सीखना चाहता है, उसका जोर की ढाणी में स्वागत है। 1-25 पैसे चार्ज नहीं लेता हूं उनसे। आए, खाए, पिए, रहे और हमारे साथ खेती सीखे, हमारे साथ खेती का काम करे, और जिस दिन सीख जाए उस दिन प्रस्थान करे और अपने खेत में जाके काम करे। जी आदरणीय, जी बहुत जी सुंदर। जी धन्यवाद। मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूं कि आए, पहले हैंड रेज इसके बाद में ले लेंगे। पहले पवन कुमार सर से अनुरोध करता हूं जी, कृपया अपना। जी धन्यवाद रोशन लाल जी। और आज के मुख्य वक्ता का आपका बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने वक्तव्य दिए। और मैं आपके हमारी योगाहार यात्रा की एक तरह से आपने जो हम कर रहे हैं
उसी चीज को आप आपने रिपीट किया, उसी चीज को, और हमने कुछ बहुत नई चीजें आपसे सीखी। तो मेरा तो पहला प्रश्न यह है कि आपकी जो जगह है जहाँ पर आपने इतने सुंदर पेड़ पौधे पक्षी जानवरों को सबका समागम कर रहा है, उसको आप हमें लाइव कब दिखाएंगे आने वाले दिनों में इसी योगाहार कार्यक्रम में? एक तो पहली बार लाइव कब दिखेगा, और उसके बाद हमें आपके वहां आने का कैसे अवसर प्राप्त हो सकता है और क्या हमें करना पड़ेगा? हमारे सदन को बताइए। बहुत सारे साथियों की लालसा इच्छा हो गई होगी कि वो आपके कार्यों को देखें, आपसे सीखें, आपसे वार्तालाप करें, और इस योगाहार मंच में भी आप अगर निरंतर आकर के अपनी वाणी से हमें बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे, तो बहुत सारे लोगों का समाधान, यहाँ पर प्रश्नों का समाधान मिल पाएगा। और हम जो चर्चा के माध्यम से 30 40 50 लोग जब भी चर्चा करते हैं, उसका जो अभिप्राय है वो हमारा एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा, एक अंजाम तक पहुंचेगा, और हमारे जीवन को आगे चलने की जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा में आपके और हमारे सबके सहयोग से हम एक नए आगे मुकाम को आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन पर है, मैं प्रश्न अभी नहीं पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या आप नियमित हमारे योगाहार कार्यक्रम में जुड़ना चाहेंगे? क्या आपके पास समय है? क्या आपको अच्छा लग रहा है कि ऐसा इस कार्यक्रम में जो वार्तालाप अभी तक के आपने सुना है इसके बारे में, या जो आपको महसूस हो रहा है? मेरा बस प्रश्न यही है। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आज समय लगभग समाप्ति की ओर है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार हुकम। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप जैसे जिंदा और जागते सब परिवार के साथ जुड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे जब भी अवसर देंगे, जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं निश्चित रूप से इस परिवार का हिस्सा बनने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। और रही बात जोर की ढाणी को देखने की, तो आप गूगल पे और यूट्यूब पे दोनों पे जोर की ढाणी डालेंगे तो उसमें सैकड़ों सिस्टम और सैकड़ों वीडियो जो है आपके सामने आ जाएंगे। और रही बात आने की, तो आप में से किसी को कोई रोग है, आपको ये पंच चिकित्सा सीखनी है, तो 20 से 26 फरवरी के बीच में जोर की ढाणी में आवासीय शिविर लगने जा रहा है। इसके जो मर्मज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इसको शोध किया है, अनुसंधान किया है, ऐसी पूरी टीम यहाँ रहेगी। वो 7 दिन में केवल रोग ठीक नहीं करेगी, वो रोग को आगे लोगों का इलाज कैसे करे इसमें भी दक्ष करेगी। हजारों लोगों को इस विधा का डॉक्टर बना दिया और लाखों लोगों को अब तक ठीक कर दिया। तो ऐसी विधा को देखना और सीखना हो तो 20 फरवरी से 26 फरवरी जोर की ढाणी आप कभी भी पधार सकते हैं, आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जोर की ढाणी की विजिट भी आप कर सकते हैं। तो अगर वहां बैठे देखना है तो गूगल पे चले जाएं, जोर की ढाणी डालें, यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, सब पे जोर की ढाणी है। जोर की ढाणी जैसे JORKIDHANI। और भी नहीं तो कहीं यूट्यूब पे जाकर के कान सिंह निर्वाण भी आप डालेंगे तो भी बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। तो ये सिस्टम है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में, आप इतने जिंदा और जागते लोग हैं, और इस बात को जब तक केवल अपने तक सीमित नहीं रखें। ज्ञान की एक बड़ी विराट परंपरा है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, इसको संकुचित करने की जरूरत नहीं है। और चीजें बांटेंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन खेती का ज्ञान, जीवन का ज्ञान बांटोगे तो खुद का भी कल्याण है, दूसरों का कल्याण है। आज कुएं बावड़ी धर्मशालाएं बनाने की जरूरत नहीं है। आज यदि आप अच्छा पुण्य कमाना चाहते हैं तो लोगों के खान पान को शुद्ध कर दीजिए और उनके घर का वातावरण ठीक कर दीजिए। और वो सिर्फ देसी गाय के घी के दीपक से काम हो सकता है। तो हर घर में गाय के घी का दीपक जले, इस बात को लोगों को प्रेरित कीजिए। महीने में 2 घरों में भी आपने गाय के घी का दीपक जलाने की व्यवस्था कर दी तो आपने अपने जीवन का जो है सही रास्ता पकड़ लिया। इसके लिए कोई बहाना करे कि घी नहीं है, तो आपको जब चाहे देसी गौ माताओं का जो जड़ी बूटियां खाती है और बिलौने विधि से घी तेल, मेरी पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है। अभी बैल से चलने वाला चक्की चलेगी, उससे आटा तैयार होगा, उसी से मसाले तैयार होंगे। पूरा सिस्टम प्राण ऊर्जा युक्त, तेल भी प्राण बैल से निकलेगा, ठंडी विधि से भी मेरे पास अभी भी निकल रहा है। तो ये सब पॉइंट जो है, मेरा ये मानना है कि एक मॉडल ऐसा हो जिससे लोग देख करके सीखे, और देखने का एक बड़ा मॉडल बनाने का अभियान जो है जोर की ढाणी कर रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से कर रही है, गाय माता की कृपा से कर रही है। तो जब भी आए आपका स्वागत है।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मैं अगली कड़ी में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे, आप महाराष्ट्र से हैं, आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना प्रश्न करें। धन्यवाद सर जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और मुख्य अतिथि जी ने जो बातें बताई वो निश्चित बहुत अच्छी भी है, लेकिन अतिथि जी ने जो बताया उस तरह से कि उनके प्रधानमंत्री जी से लेकर काफी सारे जगह पे बातें भी होती है। तो सर मेरे मन में बचपन से ही एक सवाल है और मैं पहले ही बोल दूं कि मैं खुद किसान हूँ। मेरे घर में 20 गायें थी। मैं देहात में करीबन मेरी 25 वर्ष की उम्र तक था, अभी भी आना जाना है, खेती बाड़ी करता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरे मन में ये सवाल था और अभी भी है कि जो अगर गाय रखे बगैर देश की प्रगति नहीं हो सकती, तो ये सब काम जो है गोपालन के, गौ सेवा के, ये सब किसान को ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि शहर में तो बहुत अच्छी आबादी है, इनकम जनरेशन वाले लोग हैं, उनके पास जगह भी है, तो ये काम अगर बाकी लोग करें तो क्या हरकत है? गोपालन या खेती करना, यह जो बात है, तो ये तो प्रोफेशन चेंज भी हो सकता है। जो उस प्रोफेशन में ही है, जिनको पहले ही श्रम शक्ति में बहुत यानी समय देना पड़ता है, वही लोगों पर यह चीज लाटने के और अपेक्षा करने के बजाय जो दूसरे लोग हैं, जो खेती में नहीं है, गांव में नहीं है, शहरों में है, किसान, तो ऐसे यदि लोग करते हैं तो शायद दिशा ही बदल जाएंगी और गोपालन का काम बढ़ेगा। इसलिए सिर्फ 2 बिंदु में रखता हूं कि ऐसी अगर हम व्यवस्था कर सके, आपके प्रधानमंत्री जी और बाकी जी से जो सुझाव देना है, ऐसा अगर हम विकल्प कर सकते हैं कि जैसे आजकल कंप्यूटर की परीक्षा पास किए बगैर चपरासी भी नहीं लग सकता, तो वैसा ही गोपालन में कम से कम 6 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा या जो भी कोर्स है, वहां पे वो रहे, अभ्यर्थी वहां पे वो सब करे और उसका सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो, ऐसे कुछ संस्थान बनाए जाए और वह यदि है तो ही वो सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल होगा। ऐसी अगर व्यवस्था करती है तो युवा लोग बहुत दौड़ के आ जाएंगे। और दूसरा एक बिंदु कि गवर्नमेंट कई जगह पे संस्थानों को ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है। अनुदान देने वाले जो ग्राम पंचायत है या जो भी शहरों के ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी अगर बोला जाए कि आप अगर जो जिस अनुपात में गोपालन करोगे, उसका प्रोडक्शन करोगे, वो लिविंग रहेगा और जहां जहां पे उसके एक लिमिट 100 गाय, 200 गाय, 500 गाय जो भी बनते हैं, ऐसे जिनके पास में रहेंगे और वो लाइव मॉडल रहेगा, जिंदा रहेगा, उसका ऑडिट होगा और जिनके पास में रहेगा उन्हीं को अनुदान मिलेगा। ऐसी 2 चीजें भी अगर की गई तो भी निश्चित रूप से गोपालन का काम बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ऐसी मेरी मंशा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर साहब आपने। मैं 2 निवेदन इसमें करना चाहूंगा। हमने अभी सरकारों से कहा है कि जैसे आजकल बड़े आदमी होने का एक फार्मूला है कि फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, तो हमने कहा कि फैमिली डॉक्टर रखें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यदि आप फैमिली फार्मर बना लोगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इस देश का प्रत्येक सभ्य आदमी जो शहर में रहता है, उसको फैमिली डॉक्टर की आवश्यकता है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन फैमिली फार्मर की निश्चित रूप से जरूरत है। एक रात किसान के नाम, किसान के खेत में साल भर जाए, अपने बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गाय से जोड़े और खेती से जोड़े और उनको नेचर सिखाए और किसान के खेत से वो अनाज खरीदे। जिस दिन ये देश इस तरह से जिंदा हो जाएगा, इस तरह से पूरा देश का हर व्यक्ति गाय से जुड़ जाएगा, किसान से जुड़ जाएगा। ये बार बार सरकारों से हमने कहा भी है, लेकिन सरकारों में जो बैठे लोग हैं वो इसी बात को मानते हैं कि वोट कैसे मिलेंगे और हम राजा कैसे रहेंगे। इनका जनता से ज्यादा कोई वास्तविकता नहीं पड़ता, चाहे कोई सी भी सरकारें आए, वो सब के सब अपनी विधा, अपनी पूरी ताकत केवल राजा बना रहने के लिए लगाते हैं। लेकिन मैं उनसे अपेक्षाओं की ज्यादा बात भी नहीं सोचता। आप और हम जैसे लोग हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस में जिस शहर में जिस जगह रह रहे हैं, वहां बैठे लोगों को प्रेरित करें कि एक किसान का चयन कर ले जो बिना जहर की खेती करता है और गाय पालता है। उसके खेत में साल में 1 या 2 बार बच्चों को लेकर के जाके रहना शुरू कर दे, तो ये परंपरा वापस जिंदा हो जाएगी। परंपराओं में गाय को कभी किसी राज ने जिंदा नहीं रखा, हमारे संस्कारों ने जिंदा रखा। और गाय को पालने वाले, गाय की रक्षा करने वाले बहुत अनाड़ी लोग हैं। गाय तो जिसकी शरण में कोई जाए तो उसकी 7 पीढ़ियों को त्यारने का सामर्थ्य रखती है।
इसलिए गाय पे दया करके जाने की जरूरत नहीं, गाय के सामने तो बेटा बन के जाओ, दया वो करे इस भाव से जाओ तो गाय कल्याण कर देगी आपको। जी आदरणीय, बहुत बहुत मार्मिक, बहुत सारगर्भित बातें आपने कही है, और निश्चित रूप से समय की कोई मातृशक्ति का सवाल नहीं है, सर, तो मातृशक्ति नहीं जुड़ी। अनुरोध है पवन सर जी से कि 10 मिनट बढ़ा दिया जाए। जी 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 जी, 10 मिनट बढ़ेगा, मगर अपने थोड़ा सा कम शब्दों में थोड़ा सा प्रश्न रखिए ताकि जी 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 पुनीता ठाकरे जी, पुनीता ठाकरे बहन जी सवाल करें। आदरणीय पुनीता ठाकरे। ठाकरे बहन जी। जी, आज योगाहार परिवार में कार्यक्रम में उपस्थित महामानव को हम नमन और सादर सत सत नमन करते हैं। आज तो शब्द ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाए, इतने कर्ण प्रिय और भाव और शब्द आज के मुख्य वक्ता जी से हमें सुनने को मिले, और गाय माता पर इतने प्रखर ओजस्वी वाणी से और भाव आपने हम सबके बीच में आपने रखा है। और निश्चित रूप से गाय माता के लिए जो आपने कहा है कि व्यक्ति भाव, समर्पण और सेवा से जुड़ना चाहिए। और आज इस स्वार्थ के युग में, स्वार्थ के समय में व्यक्ति केवल स्वार्थ देख रहा है कि इस बूढ़ी गाय से, इस देसी नस्ल की गाय से क्या मिलेगा, और इसीलिए वो अपने घर से बाहर कर रहा है। आज दयनीय स्थिति होते जा रही है, और कहीं ना कहीं दुख दर्द का कारण भी हम सब गाय माता को छोड़ने के कारण भी बन रहे हैं। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगी। सम्मानीय हमारे पवन जी भाई साहब ने कहा है कि आप बार बार आते रहिए। जैसे योग को परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने घर घर तक पहुंचाया, पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया, आयुर्वेद को परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने पहुंचाया, और ऐसे राजीव दीक्षित जी ने भारत स्वाभिमान की यात्रा में उस क्रांतिकारी विचारों से अपने इतिहास को भारत भूमि पर, विश्व पटल पर रखा, और वो आत्म गौरव फिर से जागृत हुआ। ठीक वैसे ही आप भी एक इन महामानवों की तुलना में आप भी कम नहीं है। मैं ऐसा आज के मुख्य वक्ता जी से निवेदन करूंगी कि आप उस धरा से निकलिए और इस भारत भूमि को प्रखर वाणी से, ओजस्वी वाणी से गौ माता के प्रति ललकार कर इस देशवासियों को बताइए। निश्चित रूप से ये देश में बदलाव होगा, और गाय माता की जो दुर्गति हो रही है उससे देश बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा, प्रकृति बचेगी। निश्चित रूप से भाई साहब, बोलो गौ माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। ओम। बहुत बहुत सुंदर बात, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। और ऐसी मातृशक्ति जो है इस देश को जगाने में निश्चित बहुत बड़ा योगदान देंगी। मैं मातृशक्ति को बता देना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ खड़ा किया उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा श्रेय वो मेरी पत्नी का है। वो 10-15 गायों का दूध अकेली निकाल लेती हैं, और मेरे घर में यदि कोई जो है वो 40 मेहमान भी एक साथ आ जाएं तो उनको खाना भी वो अकेले बना के खिला देती हैं, और बहुत अच्छी घुड़सवार है वो, जो सब काम पूरे घर को मेंटेन अकेली करती हैं। अब मेरे बेटे की बहू भी साथ आ गई हैं, दोनों सास बहू मिलकर के पूरे सिस्टम को, मेरे यहाँ नौकरों की कोई फौज नहीं है। इतने सब कुछ होते हुए भी, इतना 100 बीघा मेरी जमीन में खेती है, हमारे पास नौकरों की फौज नहीं। हमारे घर में सब लोगों को अपना काम करना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, मेन धुरी जो हमारी जो है वो मेरी पत्नी है। तो मातृशक्ति चाहे तो देश और दुनिया की तकदीर बदलने का सामर्थ्य रखती है वो। तो आप सब इस बात को करें, और मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। आप सब लोग मुझे जब भी, क्योंकि मैं यात्राओं में ज्यादा रहता हूं पूरे देश में, अभी भी मैं छत्तीसगढ़ से जैन, अभी आप देखो ताजुब की बात, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। मैं अभी एक विद्यासागर जी महाराज हैं, सीता में दिगंबर जैन में सबसे बड़े संत माने जाते हैं, वो भी शरीर छोड़ा उन्होंने। उनकी समाधि पे शिलान्यास करने के लिए अमित शाह जी आए थे, तो उस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया, मैं गया। मैंने वहां देखा, मेरा उद्बोधन हुआ, संतों और बड़े देव पुरुष लोग थे, इतने त्यागी जीवन जीने वाले लोग, मेरे हिसाब से भारतीय संस्कृति में कोई दूसरा प्रमाण नहीं होगा। और जो है वो
वो जो है वो बीच बीच में एक फोन आ रहा है सब कोई बीच में, तो वो लोग इतना त्याग में जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके शरीर में रोगों ने घेर रखा है। तो मैंने वहां 2-3 दिन इस विषय पे शोध किया कि टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, सब चीजों का जीवन नियमित पूर्वक जीने वाले लोगों के शरीर में रोग आया कैसे? और उसका सबसे बड़ा कारण 2 निकल के आया। एक तो जिस घर में जहां वो ठहरते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा वाले वही सीमेंट के घर बने हुए हैं, और दूसरा उनका अनाज भी अशुद्ध है और उसकी प्रोसेसिंग भी अशुद्ध है। पूरे दिन भर वही भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वही खाते हैं। इस देश को बचाना है तो प्राण ऊर्जा की ओर हमें आना ही पड़ेगा। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, एक तो मिर्च बांटने का सिलबट्टा घर घर में ले आए, हो सके तो चाकी भी ले आए, योग अपने आप हो जाएगा। अपना आटा, अब जब तक हम अपने प्राण ऊर्जा पे नहीं आएंगे हमें सृष्टि में कोई नहीं बचा सकेगा। भारतीय दर्शन शास्त्र ये कहता है कि 100 साल तक एक भी दिन अंग भंग नहीं हो, कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसी जीवन पद्धति कोई है तो भारतीय दर्शन शास्त्र में है। और उसका नियम ये है कि हमारा भोजन प्रोसेसिंग में 100 कैरेट सोने जैसा होना चाहिए, 24 कैरेट सोना जैसा होना चाहिए, और भोजन में प्राण ऊर्जा आनी चाहिए। हमारे कभी जीव की कल्पना मारने की नहीं हो ऐसा अन्न हमारे घर में आना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक है, और नहीं तो फिर झकने और बकने जैसी बातें हो जाएंगी। इसलिए आप सब लोगों से, आप सब विदुषी और विद्वान लोग हैं, मेरे पूज्य हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज से कुछ ना कुछ एक चीज बदलें, प्राण ऊर्जा की। आप कपड़े देख लीजिए, हाथ से बने हुए कपड़े को हाथ से धो के पहनोगे तो आपके शरीर की अलग फीलिंग आएंगी।